नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। जोधपुर शहर में इलेक्ट्रिक लाइन का ट्रायल सफल रहा और इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को बधाई भी दी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होने का बाद जोधपुर और मारवाड़ की कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी और रेलों के विकास में मेरी रुचि सर्वविदित रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपने पुराने दिनों को याद भी किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जब रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य आगे बढ़ रहा है तो मुझे बिरला ऑडिटोरियम में मेरे द्वारा 90 के दशक में राज्य में रेलों के विकास पर आयोजित अधिवेशन का भी स्मरण हो गया, जिसमें कई वक्ताओं ने इस पर अपने सुझाव भी दिए थे। और मैं जब 1980 में जोधपुर से सांसद बना तब जोधपुर में सिर्फ मीटर गेज रेलवे लाइन थी और जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद जाने के लिए सिर्फ एक पैसेंजर रेलगाड़ी थी और दिल्ली और अहमदाबाद से आगे जाने के लिए कनेक्टिंग ट्रेन लेनी पड़ती थी। और सी के जाफर शरीफ के रेल मंत्री बनने के बाद रेलवे में यूनिगेज पॉलिसी लागू हुई, जिसके बाद सब रेलवे लाइनों को ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक बनाने का काम शुरू हुआ। और वह यूनिगेज पॉलिसी का सबसे अधिक लाभ राजस्थान और कर्नाटक को हुआ और राजस्थान में ब्रॉडगेज ट्रैक का जाल बिछने के बाद मारवाड़ की कनेक्टिविटी पूरे देश से हो गई है और आज जोधपुर से देश भर में जाने के लिए सुपर फास्ट रेलगाड़ियां भी जारी हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से सांसद राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने रविवार को दौसा सामूहिक दुष्कर्म मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की है। और वहीं दुष्कर्म के आरोपियों में एक कांग्रेस विधायक का बेटा भी है और उन्होंने विधायक का बेटा गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन राजस्थान सरकार का रवैया जांच में निष्पक्ष नहीं है और जांच को भटकाने की कोशिश भी है। और वर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बन गई है और उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ऐसे मामलों में राज्य सरकार ने क्या किया है ये सब जानते हैं। और सांसद ने कहा कि राजस्थान में रोजाना ऐसी घटनाओं से पूरा देश शर्मसार हो रहा है और 2.5 सालों में 30,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें अधिकांश गरीब थी। और वहीं बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने प्रियंका गांधी को राजस्थान आने के लिए रेल का टिकट भेजा और कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप के बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी को रेल टिकट भेजकर राजस्थान आने को कहा। और बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस विधायक के बाहुबल के आगे नाबालिग लड़की नहीं लड़ पा रही है। और बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने प्रियंका गांधी को रेल टिकट भेजकर खुद उनसे आने की गुहार भी लगाई और उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक के बेटे ने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया और नाबालिग लड़की आपके विधायक के बाहुबल के आगे नहीं लड़ पा रही और प्रियंका जी आपके लिए रेल टिकट भेजाऊं और तुरंत जयपुर आइए क्योंकि राजस्थान में भी लड़कियां हैं और नहीं लड़ पा रही। और उन्होंने इसके साथ ही टिकट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अपनी मांग मनाने के लिए जयपुर सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाई और विधायक रीट परीक्षा में धांधली के मास्टरमाइंड की स्ट्रांग रूम में ड्यूटी लगाने और गुरुकुल यूनिवर्सिटी का बिल वापस लेने को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। और उनसे मिलने सतीश पूनिया भी वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधायक के विरोध को तारीफ भी की और समर्थन की बात भी कही थी। लेकिन अब रामलाल शर्मा ने पुनिया के बयान से ठीक उल्टा बयान दिया है और विधायक ने इसे सहानुभूति के लिए अपनाया जाने वाला हथकंडा बताया। और बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के कई विधायक ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन दे रहे हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार का समर्थन देते हैं। और समय रहते अगर विधायक मुखर होकर सरकार के सामने बात रखते कि 26 लाख परिवार रीट परीक्षा से प्रभावित हुए तो मेरे ख्याल से सरकार गंभीरता से लेती और उस समय उनकी समस्या का समाधान करती और सीबीआई से जांच भी होती और जो दोषी व्यक्ति है वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन कमजोर कानून व्यवस्था की वजह से एसओजी ने अपराधियों को गिरफ्तार भी किया और वो सारे के सारे अपराधी जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं।
और वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि अब तत्काल समय में समर्थन देने वाला एक विधायक अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपना रहे। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद और भी विधायक कहेंगे कि हम तो सरकार के पक्ष में थे ही नहीं, लेकिन जब आपका स्वार्थ था तब सरकार के साथ खड़े थे, और उस समय अगर मुखर होकर आवाज़ बुलंद करते तो आपके पैरों के ऊपर जो सरकार टिकी हुई थी, हो सकता है कि आपकी बात को गंभीरता से लिया जाता। और वहीं बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के 18 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, और एक साथ इतने कर्मचारियों को एक साथ निकालने पर अब कॉलेज में माहौल गर्मा गया। और वहीं दूसरी ओर कॉलेज के प्रिंसिपल और पीए भी कॉलेज नहीं आ रहे। और वहीं जब कर्मचारी कॉलेज पहुंचे तो उन्हें कक्ष सील मिले, और एक ही आदेश के बाद इतने कर्मचारियों को एक साथ बर्खास्त करने का प्रदेश का ये पहला मामला है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि हमारी किस्मत के ऊपर एक और ताला कॉलेज ने लगा दिया है, और इन कर्मचारियों का कहना है कि इसको लेकर अब हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। और जब इन कर्मियों ने प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया तो उनका एक नंबर स्विच ऑफ था और दूसरा नंबर नहीं लग रहा था। और राज्य सरकार की ओर से इन 18 कर्मचारियों को 25 मार्च को निकाल दिया गया था, और इनमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोर ऑफिसर, लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर 18 कर्मचारी लगे हुए थे। और इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 3.5 साल पहले 18 कर्मचारियों को कॉलेज द्वारा निकाली गई भर्ती के माध्यम से चयनित कर लाया गया था, लेकिन अब सरकार इन भर्तियों में लगे कर्मचारियों को वापस हटाने जा रही है। वहीं निकाले गए कर्मचारियों का कहना है कि वो कांग्रेस सरकार से पहले बीजेपी सरकार में लगे थे, लेकिन अब राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस सरकार हमें 18 कर्मचारियों को निकाल रही है। हालांकि हमने प्रोबेशन काल भी पूरा कर लिया, लेकिन अभी तक 7वां वेतन और स्थायीकरण नहीं दिया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 6 साल पहले 150 कर्मचारियों को भी निकाला गया था, और अब 18 कर्मचारियों को फिर से निकाला गया है। और वहीं बीकानेर के बिछवाल थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया, और करनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक ऊन फैक्ट्री में बने सेप्टिक टैंक को साफ करने उतरे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि फैक्ट्री में बने गंदे पानी के वेस्ट के लिए बनाए गए सेप्टिक टैंक की सफाई करने 4 मजदूर उतरे थे, और गंदे पानी को मोटर से बाहर निकाल दिया गया था, और उसके बाद सतह पर जमा गंदगी और जहरीली गैस से 4 मजदूरों का दम घुटने लगा, जिससे 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन अंतिम में उतरे मजदूर किशन बिहारी की सांसें चल रही थी, जिसे फौरन अस्पताल भेजा गया, और अस्पताल में किशन बिहारी की भी मौत हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बीछवाल थाने से पूरण सिंह में जाब्ता लेकर पहुंचे, और साथ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और डीएसपी पवन भदौड़िया ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। और वहीं एएसआई पूरण सिंह ने बताया कि दम घुटने से कालू राम वाल्मीकि, लालचंद और चोरूलाल नायक और किशन बिहारी के रूप में पहचान हुई है, और मृतकों के शव को पीबीएम की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और वहीं अजमेर जिले के किशनगढ़ में प्याऊ पर पानी पिलाने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, और पुलिस ने वारदात के 10 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया, और आरोपी को, और वहीं आपको बता दें कि आरोपी ने आभूषण लूटने के इरादे से बुजुर्ग महिला को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं आरोपी 23 मार्च से प्याऊ पर पानी पीने के बहाने आकर वहां की रेकी कर रहा था। और वहीं बुजुर्ग महिला को अन्य प्याऊ पर डबल तनख्वाह दिलाने की बात में झांसा में ले लिया, और सुनसान जगह इंदिरा नगर के चैनपुरिया स्थित अंबेडकर भवन में गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं आरोपी सीकर जिला निवासी नवीन जांगेड़ उर्फ किशोर नशे का आदी भी बताया गया, और पहले भी उस पर चोरी और नकबजनी का आपराधिक रिकॉर्ड है। और जानकारी के अनुसार पहले पूर्व पार्षद गजानंद सामरिया की मां धन्नी देवी प्याऊ पर पानी पिलाकर सेवा कार्य करती थी, और शुक्रवार दोपहर से मृतका लापता हो गई, जिसकी परिजनों ने तलाश की। और वहीं मदनगंज थाने में परिजनों ने तहरीर भी दी थी, और शनिवार को बुजुर्ग महिला का शव इंदिरा नगर स्थित अंबेडकर भवन के शौचालय में मिला। और वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, और एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मौके का मुआयना किया गया, और पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम भी करवाया, और क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले और सीसीटीवी फुटेज में नजर आए, और संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी नवीन जागीर ने वारदात करना
कबूल कर लिया। और वहीं सीओ सिटी मनीष शर्मा के सुपरविजन में थाना प्रभारी नेमीचंद चौधरी ने अलग अलग टीमों को गठित कर वारदात का 10 घंटे में खुलासा कर दिया है। और वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बड़ा हादसा सामने आया और हादसे में सवारियों से खचाखच भरी पिकअप पलट गई, जिससे बाहर से अधिक लोग घायल हो गए। और वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 12 से अधिक लोग घायल बताए गए और हादसा रविवार की सुबह श्री डूंगरगढ़ के बीदासर रोड पर बाना के पास हुई है और सभी शादी समारोह में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। वहीं घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से बीकानेर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और दुर्घटना में 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं पिकअप में करीब 20 से ज़्यादा और 20 से 22 लोग सवार थे। और वहीं बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क पर चढ़ते समय गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी पलट गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी अमित कुमार पीबीएम के ट्रामा सेंटर पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी की गई। और वहीं पीबीएम ट्रामा सेंटर में असहाय सेवा के राजकुमार खगड़गावत, शोहेब मारवाड़ सेवा समिति की हरि किशन राजपुरोहित आदि मरीजों के परिजनों की मदद कर रहे थे। और इस सड़क हादसे में अनीता, रामनिवास, किशन विमला, हनुमान, राम प्रताप, कुबेर, पूर्णाराम, संतोष, वीरमाराम और राजू घायल हुए और कई अन्य घायलों का इलाज श्री डूंगरगढ़ के अस्पताल में जारी है। और वहीं भरतपुर के थाना बयाना और कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 युवकों को गिरफ्तार किए, जिनके पास से पुलिस ने 1 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस और 2 बाइक जब्त किए। और वहीं जंगल में जुआ खेलते 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। और वहीं भरतपुर एसपी श्याम सिंह ने बताया कि एक बाइक पर बैठे 2 संदिग्धों युवकों राम रूप गुर्जर निवासी शिव शक्ति कॉलोनी थाना कोतवाली करौली और हरविंदर गुर्जर का बेटा रोशन सिंह निवासी पहाड़ी थाना सदर करौली को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने नशा तस्करी पर 3 बड़ी कार्रवाई की और संग्रिया पुलिस ने हरिपुरा से 53 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। और इसी तरह नशा तस्करी के खिलाफ टाउन पुलिस ने भी 2 बड़ी कार्रवाई की। और टाउन पुलिस के अनुसार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान किशनपुरा दिखानादा गांव में तस्कर पालाराम और सुरेश को गिरफ्तार कर उनसे 35,000 नशीली गोलियां बरामद की। और वहीं दूसरी कार्रवाई में भी नाकाबंदी के दौरान किशनपुरा दिखनादा गांव से ही 48,000 नशीली गोलियां सहित तस्कर धर्मेंद्र जाट और धर्मेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। और टोंक पुलिस के सर्किलर ऑफिसर के आला अधिकारियों के नेतृत्व में शहर के काली पलटन इलाके में छापेमारी कार्रवाई करते हुए नशे के बड़े सौदागर को पकड़ा गया। और पुलिस ने पूरे मामले में कालीपट्टन निवासी नूर मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 450 ग्राम गांजे बरामद किया। और नूर मोहम्मद पहले भी नशे से जुड़े अन्य मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग साल 2018 से शुरू हुआ और लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही और दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। और कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो मैदान पर अपना हुनर दिखाने के बावजूद कहीं गुम से हो गए। और ये सितारे क्या कर रहे हैं और किस हालात में, ये कोई नहीं जानता। आइए कुछ गुम हुए आईपीएल खिलाड़ियों पर एक नज़र डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। दो 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्घाटन के बाद से लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मेगा इवेंट में अच्छा प्रदर्शन उनकी किस्मत बदल सकता है। तो वहीं इसी के चलते हर खिलाड़ी आईपीएल में कड़ी मेहनत से अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जो मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी गुमनाम हो चुके हैं। तो आइए आपको पहले बताते हैं मोहित शर्मा के बारे में। साल 2014 में पर्पल कैप जीतने वाले सबसे शानदार तेज गेंदबाज में से एक मोहित शर्मा को इस सीजन में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बलिंदर सरन के साथ नई आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने
नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहित शर्मा 2014 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे थे। उन्होंने 16 मैचों में 19.65 की औसत से 23 विकेट लिए थे। हालांकि इस बार मोहित शर्मा को आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। हरियाणा के क्रिकेटर किंग्स 11 पंजाब में जाने से पहले 2013 से 2015 तक सीएसके के साथ थे, जहां उन्होंने टीम की ओर से 2016 से 2018 तक आईपीएल खेला था। उन्होंने 2019 में सीएसके में वापसी की। कुल मिलाकर मोहित शर्मा के पास 86 आईपीएल मैचों में 92 विकेट हैं। मोहित शर्मा, जिन्होंने 26 वनडे और 8 टी20 मैच खेले हैं, वे भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने बांग्लादेश में 2014 आईसीसी वर्ल्ड टी20 फाइनल में जगह बनाई और 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी की। वहीं शर्मा अब गुजरात टाइटंस में नेट बॉलर की नौकरी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में दूसरा नाम है मनप्रीत गोनी। पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सत्र में सीएसके के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। गोनी ने 2008 में कुछ मजबूत प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, लेकिन सिर्फ उन्हें हांगकांग और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को मिला। वह हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, लेकिन 2008 में सीएसके की टीम में दिए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। और वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है तिरुमला सेट्टी सुमन। हैदराबाद में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन डेक्कन चार्जर्स के लिए एक रन मशीन थे। उन्होंने 2009 में 287 रन और 2010 के सीजन में अपनी सफलता को दोहराया। एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई वाली टीम के लिए उन्होंने 307 रन बनाए थे। हालांकि अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने 7 पारियों में सिर्फ 65 रन बनाए। उसके बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और आईपीएल और क्रिकेट से दूर हो गए। तो आइए अब आपको चौथे खिलाड़ी के बारे में बता दें। कामरान खान, वो भी गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने 2009 सीजन के लिए चुना था। रॉयल्स के इस वंडर बॉय ने दिग्गज शेन वॉर्न सहित सभी को अपनी गति से प्रभावित किया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे गेंदबाजी की क्षमता रखते थे। कामरान खान ने 2011 में पुणे टीम में जाने से पहले 2010 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए रातों रात सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन सुर्खियों को बटोरने के बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं बिखेर पाए और क्रिकेट से दूर होते चले गए। और वहीं इन नामों के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो गुमनाम हो रखे हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। स्वप्निल अस्नोदकर, जो आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गोवा के पहले क्रिकेटर थे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पॉल वॉल्थी, पश्चिम बंगाल के विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी, मुंबई के स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उभरते हुए खिलाड़ी थे। गोवा के बाएं हाथ के स्पिनर शादाब जकाती और हरियाणा के बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला, जो एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। ये थे वो खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मैदान से बाहर और गुमनाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य। वहीं आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च को हो चुका है और जहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर 2 नई टीमें डेब्यू करेंगी। और आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आईपीएल 2022 को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। 2 नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वीरता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है।
नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटन से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आरए न्यूज के साथ।